नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जेडीयू लगातार मिशन विस्तार में लगी हुई है और इस बीच में जब दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तो इस परिषद की बैठक में ऐलान हुआ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से सर्वसम्मति से बना दिए गए हैं नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार को एक बार फिर से तीर की कमान सौंप दी गई है। वही तीर को संभालेंगे, वही जेडीयू का उद्धार करेंगे, वही जेडीयू का विस्तार करेंगे। इस दौरान न सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बल्कि यहां से कुछ ऐलान भी हुए। ऐलान यह कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी जोर शोर से, और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाती रहेगी। और तीसरी बात, पार्टी ने यहां पर एक और बात कही, वो ये कि अगर केंद्रीय कैबिनेट में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर उचित प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को तैयार हैं। ये तीन बातें खास रही जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, और ये तीनों ही बातें विपक्ष को पसंद नहीं आई। विपक्ष ने चुन चुन कर इस पर हमला बोला। पहला, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुना गया। विपक्ष ने कहा कि जेडीयू युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए मूड में नहीं है, कहीं से तैयार नहीं है। नीतीश कुमार एकमात्र चेहरा है और उन्हीं के भरोसे पार्टी चल रही है। इसके बाद पार्टी का भविष्य जो है वो संकट में है। विपक्ष ने कहा कि चूंकि तमाम पार्टियों का उदाहरण देते हुए कि चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, यहां पर युवा नेतृत्व आगे आ रहा है, लेकिन जेडीयू तैयार ही नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए कोई जगह वहां नहीं है। दूसरी बात जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की है, उसको लेकर यह कहा विपक्ष ने कि जेडीयू बिना कुर्सी के नहीं रह सकती, बिना सत्ता के नहीं रह सकती। नीतीश कुमार को हर हाल में सत्ता चाहिए और इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट में अब फिर से शामिल होने को तैयार होने की उन्होंने बात कही है। तीसरी बात कि जेडीयू ने जो विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उस पर विपक्ष यह कह रहा है कि जेडीयू बीजेपी पर दबाव बना रही है। शिवसेना ने आंखें दिखाई हैं, तो जेडीयू को लगता है यही मौका है बीजेपी पर दबाव बनाने का, और इसके तहत बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश होगी। एक एक करके सारे बयान सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हम तो अपना भला करना चाहते हैं, और अपने भला करने में अगर किसी का नुकसान हो तो मैं क्या जानता हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूँ, राजनीतिक दल चलाता हूँ, और कमोबेश पूरे देश के हर एक हिस्सों में हम चुनाव लड़ते हैं, उसके परिणाम बेहतर भी होते हैं। मानसिक रूप से मैं खुद कहीं का प्रतिनिधि रहा हूँ। जदयू ने बहुत ही अच्छी तरह मेरा साथ दिया है, और हम दोनों नेचुरल एलाइज हैं, और कार्यकर्ताओं में भी आपस में सहयोग है। इसलिए बिहार में जो कुछ भी विरोधी दल दिवा स्वप्न पाले हैं, उनका सपना कभी सच नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई नोटिस जेडीयू का नहीं ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री बार बार नीतीश कुमार जी पर हमलावर हैं, जेडीयू पर। इसलिए ये गठबंधन बेमेल टूटना है। आईसीयू में है जेडीयू बीजेपी का संबंध, किसी भी क्षण ये टूटेगा। तो स्वाभाविक है जो सहयोगी दल होते हैं वो आपके कमज़ोर होने की प्रक्रिया में दबाव बनाने लगते हैं कि हमको ज़्यादा हिस्सेदारी मिल जाए, जिसका सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण महाराष्ट्र है, जहाँ शिवसेना अड़ी हुई है। बिहार की ही जनता दिल्ली में रहती है। बिहार की जनता को तो आप ठगने का काम किए, जनादेश की चोरी पे चोरी करते आए हैं, और अब आप दिल्ली में चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ें। मुझे लगता है इसमें कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। जब हम 2015 के मैंडेट के बाद जब अलग हुए, उसके बाद भी 1.5-2 साल तक हमारा कोई मंत्री नहीं था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कभी कोई मांग इस तरह की नहीं की। हम चाहते हैं कि समरसता के लिए, एक रूपता के लिए और बिहार के समन्वय के लिए जनता दल यूनाइटेड को अगर निमंत्रण मिलता है तो हम तो हर तैयार हैं। ऑफ कोर्स। नहीं, नीतीश जी ने उस समय भी कहा था कि हमारी पार्टी में लोगों से बात हुई है, और लोगों का ये कहना है कि अभी हम लोगों को मंत्रिमंडल के बाहर रहना चाहिए। अब उनकी बात हुई होगी पार्टी में, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। मंत्रिमंडल में जाने के लिए लाल टपक रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कहा था कि अब कभी जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब फिर से
जेडीयू का जो अंदर का सत्ता का जो भूख है, सत्ता की जो लालच है, वो दिख रही है। चलिए अब चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद झा जी जुड़े हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष एनडीए की तरफ से रखेंगे। इसके अलावा जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये दोनों एनडीए की तरफ से होंगे। विपक्ष की बात करें तो आरएलएसपी के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता माधव आनंद जी हमारे साथ हैं विपक्ष की तरफ से, और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के गुंजन पटेल जी हमारे साथ हैं। ये दोनों विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अभिराम जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, चूंकि आपकी पार्टी का मसला है। सवाल जैसे जैसे उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, हम उस पर बात करेंगे। पहला तो यह सवाल उठा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए चलिए बधाई कि नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया है, लेकिन विपक्ष को यह बात पसंद नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। विपक्ष कह रहा है कि तेजस्वी यादव अब कमान संभाल चुके हैं। उधर आप लोक जनशक्ति पार्टी में देखिए तो चिराग पासवान मोर्चा संभाल रहे हैं, तो फिर यहां पर नीतीश कुमार ही क्यों? नीतीश कुमार खास करके बिहार और देश के लिए बहुत ही जरूरी है। उनका कार्यकाल जो 14 साल का रहा है, मैंने जीवन में 7-8 मुख्यमंत्री देखा है बिहार में, 1977 से लेकर के आज तक। अब मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, ऐसा अद्भुत और बिहार के हित में काम करने वाला मैंने मुख्यमंत्री नहीं देखा है। और बिहार के हित के लिए बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है। जनता के हित में, न परिवार से लेना देना है, बाल बच्चा से लेना है, सिर्फ बिहार की जनता के हित के लिए इनको होना बहुत जरूरी है। तो नीतीश कुमार मतलब पार्टी की ऐसी जरूरत है कि जिनके बगैर पार्टी, चलिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं क्योंकि जनता उन्हें चुनती है, लेकिन पार्टी के अंदर जब चुनने की बात आती है तो उसमें भी नीतीश कुमार ही क्यों? ये विपक्ष का सवाल है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और को अध्यक्ष बनाने की बात क्यों नहीं? क्या लगता है कि कोई और बनेगा तो कमान जो है वो नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाएगी? पूरे देश में आम जनता में इनका साख है, साख है। पार्टी के लोग इनके नेतृत्व में पूरा आगे बढ़ रहा है। पार्टी पूरे देश में आने वाला समय में, आने वाला जो समय है 2-3 साल, इसमें देखिएगा 2-3 साल में देश के 2-3 पार्टी का जो ही है उसमें आएंगे, हमारा पार्टी आएगा जनता दल यू। चलिए, यानी ये काम नीतीश कुमार कर सकते हैं आपको लगता है। आनंद जी, इसका जवाब आपसे, क्योंकि आप सहयोगी हैं और इस नाते अभी फिलहाल मैं इस सवाल पे ही बात कर रहा हूं कि क्या लगता है कि वाकई क्षेत्रीय दलों की ये समस्या है? हालांकि जेडीयू कह रही है कि हम जिस मिशन विस्तार में लगे हैं, बहुत जल्द हम राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनेंगे। क्या वाकई क्षेत्रीय दलों के साथ चुनौती होती है कि वो किसी एक चेहरे की बदौलत ही चल पाते हैं? नहीं, देखिए, अभी आपने कहा कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विपक्ष में कांग्रेसी राज्याभिषेक पर लगे हुए रहते हैं, जिसको पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म कहा जाए, कि राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी को नेता बनाना है। सिमिलरली आरजेडी पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म की बात करती है कि तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, इसको नेता बनाना है। तो विपक्ष के पास जनता के विकास से लेके कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है जिस पर में कि बिहार के जनता की भलाई कर सके, वो कर सकें। तो इसलिए इस तरह की प्रश्न, इस तरह की बात करते हैं और इस तरह का प्रश्न। उसे लगता है कि इस पर शायद अगर भड़काएंगे तो नीतीश कुमार हटके किसी और को बना दें और हमें मौका मिल जाए। नीतीश कुमार से डर शायद ये तो पॉलिटिकल फुलिशनेस वाला थॉट है इन लोगों का कि नीतीश कुमार हटके बना देंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी को जनता ने चुना है। और दूसरा, आज यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार जी, तो उनके पार्टी के सदस्यों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप उनका चुनाव किया है अध्यक्ष के तौर पर में। तो इसलिए इस तरह की बात करना, ये जस्ट मैंने कहा ना कि बिहार की जनता को आरजेडी और कांग्रेस ने जितने दिनों से मूर्ख बनाया, उसी तरह की बात आज कर रहे हैं ताकि फिर से जनता को बुर्बक बनाया जाए। और अन्य जो पार्टियां हैं बिल्कुल विपक्ष की, उन सबों के पास दिशा नहीं है, सोच नहीं है, कार्य नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। यार कुछ नहीं मिला तो बस एक नीतीश कुमार पर हमला बोलना है, मौका मिल गया है। हाँ। माधव आनंद जी, इस सवाल पर ही आपका भी जवाब, ताकि उसके बाद हम अगले सवाल पर जाएंगे कि यह मुद्दा क्यों उठा।
नीतीश कुमार जाहिर तौर पर पार्टी के सर्वमान्य चेहरा हैं, सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी कहती भी रही है खुलकर। और दूसरी बात, जैसा कि अभी आनंद जी कह रहे थे कि यह सच है कि नीतीश कुमार ने कभी अपनी, ऐसा नहीं है कि अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपनी संतान को कहा हो कि नहीं पार्टी पर वो कब्जा कर लें, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ही हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके नेतृत्व में जेडीयू आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। जहां तक बात जेडीयू का है, जेडीयू का ही आंतरिक मामला है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा। जेडीयू के सारे कार्यकर्ताओं ने उनको बनाया है तो स्वाभाविक आम सहमति से बने हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि कुछ वाक्य आपके सहयोगियों को आपत्ति है, आरजेडी कांग्रेस दोनों को आपत्ति है इस बात। नहीं, मैं पहले भी बता रहा था कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी का एक बयान आया था जो अपने घर पे आवास में बैठे थे और वो शायद पत्रकार से चर्चा कर रहे थे या पार्टी पदाधिकारी, जिन्होंने कहा था कि मेरे बाद जेडीयू का क्या होगा। आपको भी याद होगा वाकया, मुझे लगता है अभिषेक जी, और आपके चैनल पे भी मैंने सुना था। उन्होंने बोला था मेरे बाद मेरे पार्टी का क्या होगा। तो आप अनुमान लगा लीजिए, उन्होंने संदेह वहां व्यक्त कर दिया था। स्वाभाविक है, पार्टी में तो वैक्यूम है, स्वाभाविक है कि नीतीश जी किसी को बढ़ने नहीं दिए उस रूप में कि जो नेतृत्व संभाल सके। देखिए, यही राजनीति की विडंबना है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू में लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, कोई दूसरा नेता नहीं बन सकता। अरे आप तो मुख्यमंत्री थे ही, अभी हैं, 1 साल और मौका है आपके पास। और आप पार्टी को अगर उभारना, आगे बढ़ाना है, अगर आप रियली आपके एम्बिशन है कि आप राष्ट्रीय पार्टी बने, तो स्वाभाविक है आपको सेकंड लाइन का नेतृत्व जो प्रदान करना चाहिए। चूंकि ये चर्चा होती रहे तो आनंद जी शायद आपकी बात को कुछ काट रहे हैं जी। मैं अभी माधव जी से कहना चाहता हूं कि माधव जी 5 दिन 7 दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः मनोनीत हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, मैं उन्होंने टीम बनाया, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी का अगर चुनाव माननीय नीतीश जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुआ है तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कितना तार्किक है? माधव जी, सवाल है कि माधव आनंद जी प्रधान महासचिव क्यों, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों? आनंद जी का मैं कहता हूं, देखिए मेरे यहाँ जो है ना सेकंड लाइन बहुत क्लियर है। मेरी एज क्या है और उपेंद्र सर की क्या एज है आपको ही पता है। अगर मुझे उस रूप में नेतृत्व करने का मौका मिला, अगर मैं सेकंड इन कमांड बनाया गया, तो मेरी पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। इसलिए ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप का निराधार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी जो हमेशा कहती है कि एक व्यक्ति एक पोस्ट, तो कहां गया वो चीज? अरे आप तो मुख्यमंत्री हैं। सीनियरिटी की बात है तो बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह जी निश्चित रूप से, और ये जो सेकंड लाइन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो दूरदृष्टि वाले लोग हैं। माधव जी, सिर्फ इसका छोटा सा जवाब कि आप प्रधान महासचिव क्यों, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं, युवा नेतृत्व होना चाहिए। बीजेपी के भी एक बड़ा है कि एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात होती है, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा एक ओहदा होता है जो उनको इतने बड़े सूबे का नेतृत्व करना होता है। स्वाभाविक है अगर वही व्यक्ति अगर वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो स्वाभाविक है काम का बंटवारा होने में बहुत दिक्कत हो जाती है। उनको चाहिए था कि बिहार जो समस्याओं से ग्रसित है, कितनी समस्याएं आप हम सब लोग जानते हैं, आज लगातार समस्याओं पर डिस्कशन होता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बनाते, मेरी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी अभी कोई केंद्र में मंत्री नहीं है, न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। एक मिनट माधव जी, आनंद, ठीक है आनंद जी, हम और लोगों के पास चलते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण के तौर पर माधव जी मैं बता दूं कि बीजेपी के अलावा ये कहीं उदाहरण नहीं है एक व्यक्ति एक पद, ये नहीं है, सिर्फ बीजेपी में है, ये सच है। क्योंकि आप देख लीजिए, इससे पहले लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री भी खुद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद रहे, बीजेपी में सिर्फ रहा है। चलिए बोला, हाँ ठीक है, एक बार कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुंजन पटेल जी, क्यों आपत्ति है? क्योंकि कांग्रेस में यह परंपरा तो कभी नहीं रही है, कांग्रेस में तो परिवार का रहा है हमेशा से, राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम जरूर रहा है। पहले सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज जो ये दिल्ली में ये जो बैठक हुई और नीतीश जी की जो ताजुपेशी हुई और वो उनका दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल मतलब है? जहां तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दो मुख्य रूप से कोई भी काम उनका जो क्रियान्वयन होता है, पहला कि उनका क्या जो संगठनिक उनके जो संगठनिक प्रस्ताव आता है, क्या उनका संगठन में क्या फेरबदल करना चाहते हैं, वो नदारद रही, कुछ देखने को नया नहीं मिला। जैसे कि माधव आनंद जी ने बताया कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई युवा चेहरा सामने आए, और नीतीश जी का इस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है। नीतीश जी पहले भी जदयू के चेहरा थे, आज भी जदयू के चेहरा है। दूसरा जो सवाल है कि क्या अब इस पर गुंजन पटेल जी, नहीं ये कांग्रेस तय करेगी कि नीतीश कुमार का उस पद पर बने रहने का मतलब नहीं है।
राहुल गांधी जी आपके यहाँ पद पर आए और पद पर आकर उन्होंने खुद छोड़ दिया कि मेरे मतलब का नहीं है। उन्होंने तो खुद ही छोड़ दिया कि मेरे मतलब का नहीं है, नहीं संभाल पा रहे। नहीं, मेरी बात नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि इसका कोई पॉलिटिकल, इस बैठक का कोई मतलब नहीं था। क्या आपने कोई नया राजनीतिक स्टैंड लिया? क्या आज जब नीतीश जी का जो मेरे जानकारी में राजनीतिक जीवन का जो पूरा उनका जो उत्थान हुआ है, सामाजिक सिद्धांतों पर चल करके वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं, ठीक है, तो क्या वो अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से संस्थाओं की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, क्या आने वाले दिन में उसके खिलाफ प्रतिकार करेंगे? क्या आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिक ताकतों? नहीं, आप वो बातें कह रहे हैं ना जो आपको सूट कर रही हैं। गुंजन पटेल जी, ये बड़ी अजीब सी काल्पनिक बात कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार वो थोड़ा ही ना करेंगे जो आपको सूट करता है। नीतीश कुमार वो करेंगे जो उनकी पार्टी को सूट करता है, उन्हें सूट करता है। नहीं, बिल्कुल पार्टी को जो सूट करता है वही तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता में बने रहने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब दे रहे हैं कुछ आनंद जी आप दे दीजिए, तो अभिराम जी के पास फिर चलें। मैं सबसे पहले तो गुंजन जी को कहना चाहता हूं कि गुंजन जी, क्या प्रक्रिया हुई, ये आपको दिखा के जनता दल यू करे ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के यहाँ तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है, घूम फिर के 10 जनपद, चाहे वो फाइल तय करना हो, मिनिस्ट्री तय करना हो, हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक तय करना हो, कांग्रेस पार्टी में जितना लोकतंत्र मजबूत है उतना शायद ही किसी पार्टी में हमारे पास पुत्र और पुत्री इसी तक सीमित हो जाती है। तो आपको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस पर में बोलने का। और ऐसे भी आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं। कार्यकर्ता किसी भी दल के सदस्य तय करते हैं कि उनके दल का नेता कौन हो, और आप व्याख्या करने के लिए बैठ गए हैं। सच में पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों के पास कोई सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है, इसलिए आप लोगों ने शायद ही किसी बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, बात ये मुद्दे की बात नहीं है, जेडीयू का मैं पहले वाला आंतरिक मामला है। जेडीयू जिसको ही बनावे, हम लोग, मैंने क्या कहा है कि अच्छा होता, स्वाभाविक है। नहीं, आपने तो अच्छी बात माधव जी कह दी कि आंतरिक मामला है। बिहार जितना बड़ा सूबा है, वहां जितनी समस्याएं हैं, अगर एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद मिला हुआ है, समस्याओं से घिरा हुआ बिहार है, तो अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्री जी का काम करते, न कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम करते। वो चलिए ठीक है, एक दूसरा मुझे कोई दिक्कत, ठीक है, एक दूसरा भी सवाल है, वो भी हम उठा ले रहे हैं। अभिराम जी, चूंकि दूसरा आप पर हमला बोला गया है ये कह के कि सत्ता में फिर से शामिल होने के लिए जो आपने हामी भरी है केंद्रीय कैबिनेट में, और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत आपने दिल्ली चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कोई दबाव नहीं, राष्ट्र हित में, बिहार के हित में यदि जरूरत महसूस किया जाएगा कि दिल्ली में भी सरकार में आवे तो नेता तय करेंगे। कोई लोभ लालच नहीं। अभिराम जी, आप कह रहे हैं यही बिहार जो नहीं तो, लेकिन चूंकि इस बयान को याद कोट किया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, अब हम फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यदि दबाव पड़ा, हमारे मुख्यमंत्री दल पर दबाव पड़ेगा तो सोचा जा सकता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, बिहार का हित सर्वोपरि है। बिहार का हित तो हम लोगों ने अभिराम जी देखा कि बिहार का हित कैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं उसमें। अगर डबल इंजन की सरकार है, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इससे पहले वाले पटना दिल्ली की यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 15 साल में 14 साल लगभग आप जो है एनडीए के साथ रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यही प्रधानमंत्री जी बोले थे, अभिराम जी, सवाल यही है कि अभी बीजेपी ने तो कोई प्रस्ताव दिया नहीं, लेकिन आपने अगर खुद से बोला तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो। एक न एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री का प्रयास जारी है। एक न एक दिन उनका प्रयास रंग लाएगा। 15 साल लंबा वक्त होता है अभिराम जी। पहले 15 साल में बच्चे की शादी हो जाती थी, उसके भी बच्चे हो जाते थे। लेकिन माधव जी अगर स्टैंड, मैं यहाँ पर अब आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री या जेडीयू ने स्टैंड बदला है? क्योंकि वो गठबंधन से बाहर नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल हो तो ही सपोर्ट करेंगे, हम साथ में तो हैं। देखिए अभिषेक जी, सत्ता में बने रहने के लिए इनको पता है कि सत्ता में जब तक है तो इनकी सब कुछ, इनके डिमांड पूरी होगी। तो सत्ता में सत्ता बने, अब 2015 का उदाहरण ले लीजिए। 2015 विधानसभा में क्या हुआ?
देखिए उनको लगा कि एनडीए की लहर चल रही है, महागठबंधन की तरफ से हट के बीजेपी की तरफ चले गए, तो सत्ता में बने रहने इनका कोई जो है क्या करें, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं कहता हूं अभिषेक जी, अगर स्ट्रैटेजी होती, डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने कहते हैं मैं बिहार के लिए चिंतित रहता हूं, आज बिहार उपेक्षाएं से नहीं, तो आप अगर चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तभी तो शायद जेडीयू कह रही है कि नहीं हमारा भी प्रतिनिधि हो केंद्र में, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रतिनिधि तो हम लोग को क्या आपत्ति, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया था कि भाई अब इस पर सम्मिलित नहीं हुआ तो आगे आने वाले 4 साल 5 साल में भी सम्मिलित नहीं होंगे। हम लोग को क्या आपत्ति है अगर बिहार से उनको मंत्री, यहाँ के एमपी, बिहार के एमपी और मंत्री बनते हैं, उसमें मुझे विपक्ष कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अगर उनको बनना है, अगर उससे बिहार का कोई भला हो, ठीक है। आनंद जी से जवाब लें, उससे पहले गुंजन पटेल जी से भी हम सवाल ले लेते हैं कि वो भी क्या कहते हैं, फिर आनंद जी आपके पास आते हैं। गुंजन पटेल जी बताइए क्या आपत्ति है? नीतीश कुमार तब भी एनडीए में थे, आज भी एनडीए में है, बिहार में साथ में सरकार भी चला रहे हैं, तब वो शामिल नहीं हुए थे, अगर अब वो कह रहे हैं कि हां शामिल हो सकती है उनकी पार्टी, तो इस पर ऐतराज क्यों? नहीं, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल आपके गठबंधन की सरकार है, आप शामिल हुए। मेरा एक बात यही कहना है कि क्या आप मानते हैं कि आपका सत्ता में रहना महत्वपूर्ण है बजाय कि मुद्दों की राजनीति करना? क्या आप बिहार के लिए, जिस तरह से माधवानंद जी ने कहा, क्या आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए आप जैसे पहले संघर्ष कर रहे थे नहीं करेंगे? आप मुद्दों पर आकर के किसी नहीं, तो इसका जवाब जेडीयू अगर देगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे ना? तो जेडीयू ने तो जवाब दे दिया कि नहीं, हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और एक समरसता बना रहे गठबंधन के बीच भी, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार में शामिल हो, कि हम साथी बन जाएं। नहीं, लेकिन आप तो सिंपल आप केवल सत्ता में जाने के लिए बातें कर रहे हैं। आपने मुद्दों पर आधारित कहां पर अपनी गठबंधन की बात कही? अगर आप मुद्दों के आधार पर कहते कि हम गठबंधन के साथ इन मुद्दों पर साथ में हैं, इसलिए हम सरकार में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे की कोई बात नहीं हुई। नीतीश जी ने पहले कहा था कि हम भविष्य में कोई सांकेतिक रूप से भी कभी जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। अचानक से आप अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाते हैं, उसमें आपकी ताजोपेशी होती है और आप निकल करके कहते हैं कि आप सरकार में आप चलिए ठीक है। आनंद जी, क्या भविष्य के बारे में भी मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ इंगित किया था क्या? उन्होंने ये तो मुझे जहां तक जानकारी है, उन्होंने ये कहा था कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं, हमें लगता है कि उसके लिए शामिल होना जरूरी नहीं है, हम समर्थन ऐसे भी दे रहे हैं और सरकार आराम से चलेगी। अभिषेक जी, एक बात मैं बता दूं, आपने कहा दबाव की राजनीति, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए नेचुरल अलायंस है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी ने भी कहा, और सच बात है। और दबाव की राजनीति कभी भी भारतीय जनता पार्टी न झेलती है न करती है। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जनता दल यू लड़ी थी, गुजरात के चुनाव में भी लड़ी थी, दिल्ली में भी पहले भी लड़ चुकी है, तो इसलिए ये प्रश्न जो है गैर वाजिब है इन लोगों का जो भी नेचुरल अलायंस का परिभाषा बता दीजिए। दूसरा मैं माधव जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि यही उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में थे और एक बार भी बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जा की बात नहीं किया। उन्होंने किया। तीसरी बात, अरे मैं एक बता दूंगा बयान, मेरा बयान, अध्यक्ष जी का बयान, हम लोगों ने बिहार के जब ये अलग हुए हैं तब ये प्रश्न उठा है। और मानिए जब हम एनडीए में जब नीतीश जी आए, दूसरा लाखों की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लाखों का बजट दिया गया है विशेष रूप से बिहार को, लाखों का भिन्न भिन्न समय में 5 लाख करोड़ से ऊपर की कितने रोजगार का सृजन आपने कर दिया, कितने उद्योग व्यवसाय लग गए, जो सवाल आप उठा रहे हैं रोजगार के नहीं, आनंद जी, तो इसका मतलब है कि बीजेपी खुश है कि अगर जेडीयू वाकई मंत्रिमंडल में शामिल होती है तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, जब कभी भी अलायंस होता है तो कोई भी अगर अलायंस पार्टनर होता है तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, चूंकि आपके नेताओं का कई बार बयान आया है कि हम अपने सहयोगियों को भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, अगर वो विस्तार में लगे हैं पार्टी के तो इसमें हमें ऐतराज नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी दिल्ली में? हम दिशाहीन और विचारहीन इन लोगों की तरह की राजनीति में नहीं है, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग विचारधारा के स्थापना की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जेडीयू है, अभी शिवसेना क्या बता रहा है, महाराष्ट्र में होता है, आप कुछ वजह कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 50-50 2.5 साल से कितने पहले भी था और आगे भी रहेगा, आप देखते रहिए। चलिए, जेडीयू ने, मुझे लगता है कि जेडीयू ने, जैसा कि अभी मुझे लग रहा है कि गुंजन पटेल बिल्कुल गुंजन पटेल जी जो सवाल उठा रहे थे आनंद जी, मुझे लग रहा है उसका जवाब मिल गया है, क्योंकि गुंजन पटेल जी कह रहे थे कि जेडीयू ने दिल्ली में आकर ऐसा क्या किया। उन्होंने यही किया कि विपक्ष को आज ये कहना पड़ा है। गुंजन जी से पूछिए, नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, राहुल गांधी जी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, चलिए हमारे पास वक्त नहीं है। फिलहाल विपक्ष हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार का एनडीए में है और आगे भी रहेंगे, और अगर वो साथ शामिल होते हैं सरकार में तो दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।